हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसको। व्याकरण में क्या क्या आता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य और वाच्य के भेद, पद परिचय अलंकार, ये चार टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण में। तो इस चार टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि एक शॉर्ट में एकदम कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और कंप्लीट पढ़ाई भी हो जाएगा एक साथ। और आपका एक भी क्वेश्चंस हिंदी व्याकरण से नहीं छूटने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले ये जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या ये सिर्फ कहना सही रहेगा? क्योंकि शब्द के समूह तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुम, जा, आम, खाना, पीना, हंसना, फुटबॉल, ऐसे करके कुछ भी बोल देंगे शब्द। तो ये शब्दों के समूह तो है, लेकिन ये वाक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे शब्दों के समूह जिससे अर्थ पूर्ण रूप से निकल जाए, ठीक है, पूरी तरह से अर्थ निकले उसका। तो अगर वाक्य अगर कोई पूछे तो बोलना है मनुष्य के विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, या सिंपल सा ये कह सकते हैं कि शब्दों के समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले। ठीक है, कुछ भी, जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, वह आम खा रहा है, इससे पता तो चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसे वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पे जो है तीन तरह का वाक्य है। एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीन तरह के वाक्य होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? आपको जहां पे एक अर्थपूर्ण वाक्य मिल जाए वो समझिए सरल वाक्य है। हम ज्यादा परिभाषा पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एकदम शॉर्ट तरीके से ऐसे पढ़ना है ताकि क्वेश्चंस छूटे नहीं। तो एकदम शॉर्ट तरीके से जिसमें एक अर्थपूर्ण वाक्य हो उसको सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, मैं आम खाता हूं, ऐसे सरल वाक्य हो गया जिसमें एक अर्थपूर्ण वाक्य हो, सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा है मिश्र वाक्य, जिसमें एक अर्थपूर्ण वाक्य हो तथा एक अधूरा वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक पूर्ण वाक्य हो, ठीक है, अर्थपूर्ण हो पूरी तरह, और एक अधूरा वाक्य हो। ठीक है, यानी कि एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड हो पूरी तरह, तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जहां पे आपको जिस वाक्य में की मिल जाए, जैसे ही मिल जाए, ज्यों ही मिल जाए, जब मिल जाए, तब मिल जाए, तो मिल जाए, ये सब जिस वाक्य में आपको मिल जाए ना, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंख बंद करके उसको मिश्र वाक्य बना दीजिएगा। ठीक है, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। इस अगर पूछा जाए कि ये कौन सा वाक्य है, तो दो तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले कि दो सेंटेंस है, उसने कहा कि, और एक सेंटेंस है मैं दिल्ली जा रहा हूं, दो सेंटेंस है इसमें। तो उसने कहा कि, ये आपको पूर्ण रूप से लग रहा है? यहां तक हम किसी से बात करेंगे और ऐसे बोल सकते हैं उसने कहा कि, तो वो बोलेगा कि क्या बोला भाई, आगे तो बोलो। तो ये तो पूरी तरह से पूर्ण वाक्य नहीं हुआ, ये अधूरा वाक्य हुआ। उसने कहा कि, आगे क्या है बोलो, तो क्या कहा उसने, तो ये अधूरा वाक्य है। तो जहां पे इस तरह अधूरा वाक्य मिल जाए वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, की आ रहा है, देखिए की। तो हम बोले थे पहले फॉर्मूला में, की मिल जाए, जैसे ही मिल जाए, ज्यों ही मिल जाए, जब तब मिल जाए, तो मिल जाए, तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे की मिल गया, कि उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऐसे पहचान करते हैं हम मिश्र वाक्य का। ठीक है, सबसे पहले तो अधूरा वाक्य छाट लेंगे, तो अधूरा वाक्य है तो समझ जाएंगे मिश्र वाक्य है, नहीं तो ये सब छाट लेंगे, की है इसमें, तो ये मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, संयुक्त वाक्य, जिसमें दो अर्थपूर्ण वाक्य हो। जैसे मिश्र वाक्य में दो वाक्य होता था, उसी तरह संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होता है। लेकिन ये दोनों में अंतर है कि मिश्र वाक्य में एक अधूरा एक पूर्ण वाक्य होता था, लेकिन ये संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य पूर्ण होना चाहिए, पूरी तरह से समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, तो इसमें दो वाक्य है, मैं आगरा गया, ताजमहल देखा। हम ऐसे बोल सकते हैं मैं आगरा गया, तो समझ जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं ताजमहल देखा। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर पूछे तो आप सेंटेंस में आपको मिलेगा और, तथा, एवं, ये तीन ठो जिस सेंटेंस में मिल गया वो आंख बंद करके उसको संयुक्त वाक्य लगा दीजिएगा। बीच में और रहेगा दो सेंटेंस के बीच, नहीं तो तथा रहेगा, एवं रहेगा, वो होता है संयुक्त वाक्य। जैसे कि इसमें देखिए, मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, और है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है,
अब आता है वाक्य रूपांतरण। देखिए यहाँ पे है ना वाक्य रूपांतरण, तो वाक्य रूपांतरण करने आता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, वो तो बहुत इजी है। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए अगर मिश्र वाक्य में है, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, और संयुक्त वाक्य में है मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, तो इसको अगर बदलना है सरल वाक्य तो कैसे बदलेंगे? तो उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, उसने तुम्हारे दिल्ली जाने के बारे में बताया, हो गया सरल वाक्य एक वाक्य में। या मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, तो इसको सरल वाक्य में बनाना है, मैं आगरा जाकर ताजमहल देखा, ठीक है, वही हो गया, मैंने आगरा जाकर ताजमहल देखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण ऐसे ही आता है। दूसरा पढ़ते हैं हम वाच्य और वाच्य के भेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाच्य और वाच्य के भेद। वाच्य जो होता है वो तीन तरह का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन तरह के वाच्य होते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य हो गया, और ये दो वाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसी दोनों वाच्य को कहते हैं क्या? अकर्तृवाच्य। इन दोनों वाच्य को क्या कहते हैं? अकर्तृवाच्य, ठीक है। तो एक कर्तृवाच्य हो गया और ये दोनों अकर्तृवाच्य हो गया। तो कभी कभी अकर्तृवाच्य पूछ देता है, तो इन दोनों को कहते हैं अकर्तृवाच्य, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य को कहते हैं अकर्तृवाच्य। तो क्या होता है, देखिए कैसे पहचानते हैं। तो सिंपल सा है, जिसमें द्वारा, के द्वारा या से नहीं लगा हो, जिस सेंटेंस में ये द्वारा, के द्वारा, से ना लगा हो, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। और जिसमें द्वारा या के द्वारा लगा हो वो कर्मवाच्य हो गया, और जिसमें से लगा हो भाववाच्य हो गया। सिंपल सा है। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राधा पत्र लिखती है, तो इसमें द्वारा नहीं लगा है, राधा द्वारा नहीं लगा हुआ है, या राधा के द्वारा नहीं लगा है, या राधा से नहीं लगा है, तो राधा पत्र लिखती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य, सिंपल सा है। अगर उसी को कर्मवाच्य में बदलना है तो द्वारा या के द्वारा लगा देंगे, राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और अगर भाववाच्य में बदलना है तो से लगा देंगे, राधा से पत्र लिखा जाता है। समझ में आया? तो एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें टेंस नहीं बदलता है, इसमें काल नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। जैसे जो टेंस में होगा हम उसी टेंस में उसको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, राधा पत्र लिखती है, इसका हो जाएगा कर्मवाच्य में द्वारा लगा देना है सिर्फ, राधा पत्र लिखती है इसमें द्वारा लगा देंगे तो हो जाएगा कर्मवाच्य, राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, सिंपल सा है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसमें से भी लगा देता है, राधा से पत्र लिखा जाता है, और ये कर्मवाच्य भी बोलता है इसे, इसे क्या बोलता है? ये कर्मवाच्य भी हो सकता है, राधा से पत्र लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको देखना है जो क्रिया होता है ना वो दो प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये जो क्रिया होता है ये दो प्रकार का होता है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जहां पे आपको सकर्मक क्रिया मिल जाए, सकर्मक क्रिया उसमें जिसमें कर्म होता है, जैसे राधा पत्र लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है, तो पत्र जो हो गया वो हो गया सकर्मक, ठीक है, कर्म हो गया ये, और ये लिखना हो गया सकर्मक क्रिया। तो जहां पे सकर्मक क्रिया आ जाए वहां द्वारा भी लग सकता है, से भी लगता है, इसलिए कभी कभी दे देता है से, और वो कर्मवाच्य होता है, ठीक है। और जहां पे पूर्ण रूप से अकर्मक क्रिया मिल जाए, जैसे मैं जाता हूं या मैं बैठता हूं, ठीक है, तो क्या बैठता हूं, क्या जाता हूं, कोई आंसर नहीं, तो वो अकर्मक क्रिया है। तो इसका अगर उसमें से लगा रहे तो इसमें बदलेंगे, अगर भाववाच्य में तो कैसे बदलेंगे? तो इसको भाववाच्य में बदलेंगे, तो मैं बैठता हूं तो मेरे से बैठा जाता है, या मुझसे बैठा जाता है, ठीक है, मैं बैठता हूं तो मुझसे बैठा जाता है, तो अकर्मक क्रिया हो गया।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बैठ सकता हूं। अगर इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो मेरे द्वारा बैठा जाता है, मेरे द्वारा बैठा जा सकता है। काल नहीं बदलना है, सेंटेंस वही रहेगा। ये नहीं कि मैं बैठ सकता हूं, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे द्वारा बैठा जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वही रहेगा, काल नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। तो मैं बैठ सकता हूं, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा मेरे द्वारा बैठा जा सकता है, बैठा जा सकता है। और इसका भाववाच्य अगर पूछे तो मुझसे बैठा जा सकता है, मुझसे, यहां से आ गया, मुझसे बैठा जा सकता है, ठीक है। तो बैठना जो है वो एक आकर्मक क्रिया है, तो उसका भाववाच्य से लग गया। लेकिन जहां पे सकर्मक क्रिया रहता है, जैसे लिखना, पत्र लिखती है, तो वहां पे से कभी कभी लगा देता है कर्मवाच्य में भी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि से जब लगा रहे और वो सकर्मक क्रिया हो तो वो कर्मवाच्य हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी इधर ये ध्यान रखिएगा कि कर्तरी को कर्म बनाएंगे तो द्वारा के द्वारा लगाएंगे, अगर भाव बनाएंगे तो से लगाएंगे, सिंपल सा। लेकिन अकर्मक क्रिया रहेगा तभी से लगाकर हम भाववाच्य बनाएंगे, ठीक है। और अगर सकर्मक क्रिया रहेगा तो उसमें से, द्वारा, के द्वारा सब लग जाए तो कर्मवाच्य ही होता है, ठीक है। ये था कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तरीवाच्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है और उसे डर भी लगता है पद परिचय से, अरे ये क्या दे दिया। लेकिन इतना इजी है पद परिचय, ये अभी तक दो पढ़े हैं ना, उससे भी इजी पद परिचय है, ठीक है। बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। हाँ, पढ़ने के बाद बहुत इजी लगेगा, चलिए देखते हैं। पद परिचय जो होता है ना, वो बेसिकली एक सेंटेंस रहता है, उस किसी में एक में अंडरलाइन कर देता है और पूछता है इसका पद परिचय क्या है। तो पद परिचय जो अंडरलाइन किया रहेगा शब्द ना, वो या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगा, या अव्यय होगा। यही पांचों में से कोई एक शब्द हो सकता है जिसका पद परिचय पूछा गया हो, ठीक है। इसके अलावा छठा कोई नहीं होगा। तो हम पद परिचय लिखते कैसे हैं, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा अगर पूछ लिया जाए, पद परिचय में संज्ञा पूछ लिया जाए, संज्ञा का पद परिचय, तो उसका भेद लिखते हैं, लिंग लिखते हैं, वचन लिखते हैं और कारक लिखते हैं। अभी सब बताएंगे एक एक करके कैसे। सर्वनाम का पूछे तो भेद, लिंग, वचन, कारक। विशेषण का पूछे तो भेद, लिंग, वचन का और किसका विशेषण, इसमें कारक नहीं, किसका विशेषण। क्रिया का पूछे तो भेद, लिंग, वचन, काल, ठीक है। अव्यय का पूछे तो सिर्फ भेद लिखते हैं। तो ये पद परिचय होता कैसे है, कैसे पूछा जाता है, देखिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है मोहन ने सांप को मारा, सांप को मारा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दे, मोहन ने सांप को मारा और मोहन ने, इसको अंडरलाइन कर दे, ठीक है। मोहन ने सांप को मारा एक सेंटेंस है, उसमें मोहन ने को अंडरलाइन कर दिया और इसमें पद परिचय पूछा, इसमें पद परिचय बताए, पद परिचय बताएं। तो जिसको अंडरलाइन किया है ना, उसका पद परिचय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसको अंडरलाइन किया गया है मोहन ने, वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। वो क्या है ये जानेंगे, ठीक है। तो मोहन किसी का नाम है, तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं सब संज्ञा होता है। तो मोहन क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा में क्या क्या लिखना पड़ता है पद परिचय में, बस इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भेद लिखना पड़ता है। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। उसमें से कौन है, तो ये नाम है किसी का, व्यक्ति का, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। देखिए अब पद परिचय इसका लिखते कैसे हैं, देखिए पद परिचय, डैश दे दिए, पद परिचय लिख के। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहां लिख दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये लिख दिए। उसके बाद भेद हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा लिंग। ये जो मोहन है ना, ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग मतलब महिला जाति का। तो मोहन पुरुष है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, तो यहाँ कोमा देकर पुल्लिंग लिख देना है।
हो गया पुल्लिंग, लिंग भी हो गया, भेद भी हो गया, लिंग भी हो गया। ठीक है, अब आता है वचन। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन। ठीक है, दो वचन होता है हिंदी में, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन जो एक का बोध करा है, बहुवचन जो एक से अधिक का बोध करा है। मोहन कितने के बारे में बोला जा रहा है? एक के बारे में, तो ये एक वचन है, तो कोमा देकर एक वचन लिख देना है। हो गया, वचन भी हो गया। अब कारक, कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, अगर नहीं आता तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो कारक जो होता है वो 8 प्रकार, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में संबोधन हे अरे। तो अगर ये 8 कारक होता है, अगर कारक लिखना हो तो क्या होगा? बहुत आसान है पहचानना। मोहन ने, तो ने जो है किस कारक में आता है? कर्ता के साथ, कर्म के साथ, करण के साथ, किसके साथ आता है? देखिए, कर्ता ने यहाँ पे है ना ने, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगर को मिल जाए को, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। अगर मोहन को वहां रहे तो ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, से रहे तो वो करण हो जाएगा, के लिए रहे तो संप्रदान, से रहे अपादान। ये से और ये से में अंतर क्या है? मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो कलम से उसके टच में है, कलम के टच में है तो वो करण हो जाएगा। और किसी से अलगाव हो रहा है तो वो अपादान हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो वहां पे जो से है वो अपादान है, क्योंकि पत्ता और पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये कारक है, तो क्या हो जाएगा कारक में? मोहन ने, तो ये कर्ता ने है तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक। ठीक है, बस हो गया, यही होता है पद परिचय। यही हो गया इसका पद परिचय, मोहन ने। ये संज्ञा का हो गया। ऐसे ही सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का। ठीक है, सबका ऐसे ही होता है। अगर सर्वनाम का पूछा जाए कोई क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, वे लोग को अंडरलाइन कर दे, वे लोग जो है वो सर्वनाम है, तो उसका पद परिचय। सबसे पहले भेद, वे लोग जो है किसके बारे में बताया जा रहा है? पुरुष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका लिंग, लिंग क्या है? वे लोग है, तो वे लोग पुल्लिंग हो गया, क्योंकि वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, करती है नहीं, करते हैं, तो वो पुल्लिंग हो गया। वचन, वे लोग जो है बहुवचन है, बहुत सारा आदमी है, वे लोग बहुवचन। कारक, वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, इसमें भी कर्ता कारक हो गया, क्योंकि वे लोग ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो कर्ता कारक हो गया, ऐसे सर्वनाम हो गए। विशेषण, वह तेज विद्यार्थी है, तो तेज को अंडरलाइन कर दे। ठीक है, और विशेषण पूछे तो तेज जो है गुणवाचक विशेषण है, तो भेद हो गया गुणवाचक। लिंग क्या है? तो वह तेज है, तो वह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हो गया। वचन क्या है? एक वचन है, क्योंकि वह है। किसका विशेषण है तेज? तो तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का विशेषण है, तो वहां विद्यार्थी लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे विशेषण का, क्रिया का भी वैसे हो गया। मैं पत्र लिखता हूं, या इसी में देख लेते हैं, मोहन ने सांप को मारा, ये मारा। ठीक है, मारा का अगर पूछ ले, क्रिया है, तो भेद। तो सबसे पहले है कि जो क्रिया होता है दो प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म साथ में हो तो सकर्मक, कर्म साथ में ना हो तो अकर्मक, पहले ही बता चुके हैं। तो सांप को मारा, किसको मारा? सांप को, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो क्रिया में भेद, सकर्मक क्रिया। लिंग क्या हो गया? मोहन ने मारा ना, तो लिंग हो गया पुल्लिंग। वचन एक वचन हो गया मोहन। काल, अब काल देखते हैं, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो मारा, मार दिया ना पहले, इसलिए भूतकाल हो गया वो। तो ऐसे ही लिखते हैं क्रिया में भी। तो ये होता है पद परिचय। ठीक है, बहुत आसान है पद परिचय, आप बनाइएगा, सब क्वेश्चंस बनेगा जितना भी है पद परिचय से रिलेटेड, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें विशेषण में भेद, लिंग, वचन, क्रिया, किसका विशेषण, ये लिखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अलंकार। अलंकार जो है हिंदी ग्रामर में आपका चौथा और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी ग्रामर में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लेकिन घर जाके जो मॉडल सीट होता है उसमें क्वेश्चंस बनाइएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ हम समझ लिए, पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, अलंकार मतलब होता क्या है और क्यों यूज होता है इसका? अलंकार मतलब होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण जो है, जो महिलाएं सब जो है आभूषण पहनती है, क्यों? क्योंकि सुंदर दिखने के लिए, है ना। उसी तरह जो अलंकार होता है उसका मतलब भी होता है आभूषण। अलंकार जो है कविताओं को सुंदर बनाता है। ठीक है, अगर कविता में अलंकार निहित होता है ना, तो वो कविता को सुंदर बना देता है। चलिए देखते हैं, अलंकार जो होता है आपके सिलेबस में 4 ही पढ़ना है, वैसे तो बहुत होता है लेकिन 4 ही पढ़ना है। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और ये चारों अलंकार जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद एक भी क्वेश्चन इन चारों अलंकार से नहीं छूटेगा, आप आसानी से समझ लीजिएगा। ट्रिक से आपको बताएंगे कि कैसे होता है, अलंकार को कैसे पहचाना जाता है। श्लेष अलंकार, जिसमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो,
एक ही शब्द के जो है एक से ज्यादा अर्थ अगर निकल रहा है ना उस पंक्ति से, उस कविता से, तो वो समझ जाइएगा श्लेष अलंकार है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें जो पानी है ना, पानी, इसका 3 बार जिक्र किया गया। यहाँ पानी है, फिर पानी है, और एक पानी है। तीनों पानी का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। एक पानी मतलब वाटर होता है, एक पानी मतलब जो है वो होता है चमक, और एक पानी मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, तो इसमें 3 अर्थ है, इसी पानी के 3 अर्थ हैं। तो हम समझ जाएंगे इसमें पानी 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 3 जगह है, तो इसके 3 अर्थ है, तो ये श्लेष अलंकार होगा। जहां पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि लाल हो गया, कहीं लाल दिख जाए आपको, तो लाल मतलब एक तो कलर हो गया लाल, एक लाल मतलब होता है बच्चा। ठीक है, मेरा लाल, ठीक है, बच्चा, ऐसे करके। तो अब नेक्स्ट जो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ये शब्द मिल जाए, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, ये सब शब्द अगर मिल रहा है ना किसी कविता में, तो समझ जाइएगा उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही पहचान पाइएगा आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछता है ये जो पंक्ति है ना वो चारों में से कौन से अलंकार से बना हुआ है। एक कविता दी जाती है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, 4 अलंकार दिए होते हैं, उसमें से चुनना होता है कि कौन सा अलंकार उसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये अगर मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, ये सब अगर मिल जाए आपको उस पंक्ति में, तो समझ जाइएगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आपतु परयो प्रभात। यहाँ जो है मनु या फिर मनु भी हो सकता है, ये जो मनु या मनु जो है मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मनु, तो मनु मिल रहा है, तो यानी कि क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको पहले ही बता दिया, मनु, मानो, मनहु ये सब मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे मनु मिल रहा है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही पता कर लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट जो है मानवीकरण अलंकार, बहुत ईजी है। मानव के रूप में अगर कविता को दिखाया गया हो, किसी भी वस्तु का, ठीक है, प्रकृति से जुड़े किसी भी चीज का अगर चित्रण इंसान के रूप में किया गया हो, तो वो समझ जाइएगा मानवीकरण अलंकार है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मेघ आए बन ठन के सवर के, तो बन ठन के सवर के कौन आता है, ठीक है, इंसान ही आता है ना, बन ठन के सवर के कोई जानवर थोड़ी आता है। ठीक है, तो मेघ आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेघ आए बन ठन के सवर के। ठीक है, तो ये जो मेघ आया इसका चित्रण जो है मानव के रूप में किया गया है, इंसान के रूप में, तो ये जो है वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अक्सर हम लोग जो है प्रकृति से जुड़ी जो चीजें हैं उसको मानव के रूप में ढालते हैं। ठीक है, जैसे कि नदियों को, पहाड़ों को मानव के रूप में ढाल देते हैं, तो अगर वो कविता के रूप में ऐसे मानव के रूप में ढाला गया हो तो वो मानवीकरण हो जाएगा। और लास्ट जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अति मतलब ये हो रहा है, समझ रहे हैं, अति, अति मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा, अति। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को अगर बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए ना तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब है कम और उसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो अलंकार जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। वो आप कविता पढ़िएगा उसी में समझ में आ जाएगा कि ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, तो ये अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कह रहा है कि हनुमान के पूंछ में आग लगा भी नहीं है कि सारा लंका जल गया और सब निशाचर भाग गए। तो ये थोड़ा सा पंक्ति से पता चल रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि आग लगा भी नहीं और लंका जल गया। ठीक है, तो ऐसे पंक्तियों में पता चलता है कि ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। समझ में आया। इसी तरह अतिशयोक्ति अलंकार के एक और एग्जाम्पल है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब तुम्हारी ये जो मुस्कान है ना वो मरे हुए में भी जान डाल देगी, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। ये तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि किसी का मुस्कान जो है वो तो मरे हुए आदमी में जान नहीं डाल सकता है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है बात। ठीक है, तो ऐसे जो भी पंक्ति मिलेगी आपको वो समझ जाइएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे आपका हिंदी ग्रामर समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा और जाके मॉडल सेट में जितना क्वेश्चंस है सारा बनाइएगा। इसी पैटर्न के आधार पे जो जो आपको हिंदी ग्रामर पढ़े सारा क्वेश्चंस बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ।